हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एमसीक्यू के नेक्स्ट जो पार्ट है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, त्रिकला प्रेरण मोटर, उसका एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए देखिए, जैसे बिहार पीसीएल, बिहार ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, यूपी का इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ग्रेड 2, बिहार का ग्रेड 3, चाहे एएलपी के लिए, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। कह रहा है कि प्रेरण मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। मतलब प्रेरण मोटर जो है, इंडक्शन मोटर, उसमें के उसका जो रोटर होता है उसमें वोल्टेज कहाँ से प्राप्त होता है? तो वोल्टेज प्राप्त होता है स्टेटर और रोटर के ट्रांसफार्मर की प्रक्रिया द्वारा। स्टेटर और रोटर की ट्रांसफार्मर की क्रिया द्वारा क्या होता है? प्रेरण मोटर के रोटर में वोल्टेज प्राप्त होता है स्टेटर और रोटर के ट्रांसफार्मर की क्रिया द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्रेरण मोटर के रोटर में वोल्टेज स्टेटर तथा रोटर के ट्रांसफॉर्मेट क्रिया द्वारा प्राप्त करें। वास्तव में प्रेरण मोटर ट्रांसफार्मर के समान ही कार्य करता है, केवल अंतर इतनी है कि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग लोड से जुड़ी होती है, जबकि स्क्वायरल फेज की द्वितीयक शॉर्ट सर्किट होती है। ठीक है, स्क्वायरल फेज की द्वितीयक शॉर्ट सर्किट होती है। अब कह रहा है क्या नेक्स्ट, किसी इंडक्शन मोटर का रोटर क्यों तुल्यकालिक गति सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चल सकती? मतलब कोई किसी इंडक्शन मोटर का रोटर क्यों तुल्यकालिक गति सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चल सकती है? तो ये क्योंकि फिर रोटर टॉर्क शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोटर टॉर्क शून्य हो जाएगा, इसीलिए नहीं चल सकती है। रोटर टॉर्क शून्य हो जाएगा। इंडक्शन मोटर की उत्पन्न टॉर्क स्लिप के सीधा समानुपाती होता है। मतलब इंडक्शन मोटर में जो उत्पन्न टॉर्क होता है स्लिप के सीधा समानुपाती होता है। यदि इंडक्शन मोटर का रोटर सिंक्रोनस गति पर चलेगा तो स्लिप शून्य होगी, जिसके फलस्वरूप रोटर में टॉर्क भी शून्य हो जाएगा। टॉर्क भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कह रहा है कि थ्री फेज मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? थ्री फेज मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यह स्व परिवर्तित होती है तथा सचल कुंडलियों वाइंडिंग की आवश्यकता होती है। यह स्व परिवर्तित होती है तथा कुंडलियों में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसलिए स्व स्टार्ट हो जाती है। स्व स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तीन फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं। तीन फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं और इसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए कुछ तरह की आवश्यकता होती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होते हैं। आगे क्या करा है सेकंड वाला? सेकंड करा है क्या? देखिए, करा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इलेक्ट्रिक पावर फैक्टर तीन फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक होता है। मतलब सिंगल फेज मोटर का इलेक्ट्रिक पावर फैक्टर तीन फेज मोटर इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक होता है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि सिंगल फेज, 3 नंबर कथन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता तीन फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कम होती है। तो इसमें से कौन सा आपका सही है, कौन गलत है? तो एक और दो दोनों गलत है, एक और दो दोनों गलत है, जबकि तीन क्या है? सही है। ये तीन वाला आपका क्या है? सही है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता तीन फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कम होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता, वैसे भी सिंगल फेज है तो इफिशियंसी कम होगी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इलेक्ट्रिक पावर तीन फेज मोटर की तुलना में अधिक होती है, ये गलत है। ये इसका इलेक्ट्रिक पावर का अधिक नहीं होगी। पहला कथन क्या था कि तीन फेज मोटर्स सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते, इसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए कुछ तरीके की आवश्यकता होती है, जबकि सिंगल फेज, ये भी आपका क्या है? गलत है। तो आपका ओनली सही क्या है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता तीन फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कम होती है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि तीन फेज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो तीन फेज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। इसे स्टार्ट करना आसान है, इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, कह रहा है कि
तीन फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क है जिससे यह सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंडक्शन मोटर के संबंध में सही नहीं है? इंडक्शन मोटर के संबंध में सही नहीं है। मोटर केवल एक ही दिशा में चल सकती है, मोटर केवल एक ही दिशा में चल सकती है, मोटर केवल एक ही दिशा में चल सकती है। इंडक्शन मोटर एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। रोटर का केज तांबा या एल्युमिनियम का बना होता है। रोटर का लेमिनेशन पूरी तरह से एक दूसरे से अचालकीय रूप से जुड़ा होना चाहिए। यह मोटर दोनों दिशाओं में चल सकती है। क्या कर सकती है? दोनों दिशाओं में चल सकती है। कह रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते क्योंकि स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यावर्ती होते हैं, प्रत्यावर्ती होता है। स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यावर्ती होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता क्योंकि स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यावर्तित होता है, प्रत्यावर्तित होता है। ठीक है। करा एक एसी मोटर में रोटर को उसी तरह से विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर प्राप्त नहीं होती है जैसे कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के द्वितीयक को प्राथमिक से शक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि हर तरह के मोटरों को के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रेरण मोटर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रेरण मोटर के नाम से। कह रहा है कि एक एसी प्रेरण मोटर में रोटर को उसी तरह से विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर प्राप्त नहीं होती है जैसे कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के द्वितीयक को प्राथमिक से शक्ति प्राप्त होती है। यही कारण कि हर तरह के मोटर को प्रेरण मोटर के नाम से जाना जाता है जो कि एक लैगिंग शक्ति गुणक मोटर है, लैगिंग शक्ति गुणक मोटर है। ठीक है। देखिए, कह रहा है कि इसमें से कौन मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री पर होता है? मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री पर होता है किसमें? तो सिक्स फेज मोटर में। सिक्स फेज मोटर में मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री पर होता है। सिक्स फेज मोटर में कितने फेज मोटर में? सिक्स फेज मोटर में मोटर का विस्थापन कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर होता है सिक्स फेज मोटर में। प्रेरण मोटर के लिए स्वपरिणामित परिवर्तन विधि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मीटर का मुख्य लाभ क्या होता है? मतलब प्रेरण मोटर के लिए स्व परिणामित परिवर्तन विधि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड का मुख्य लाभ क्या होता है? तो मुख्य लाभ होता है कि मोटर परिवर्तन धारा की समान मात्रा के लिए यह कम लाइन धारा का उपयोग करती है। मोटर परिवर्तक धारा की समान मात्रा के लिए यह कम लाइन धारा का उपयोग करती है, कम लाइन धारा का उपयोग करती है। कह रहा है कि प्रेरण मोटर के लिए स्वपरिणामित परिवर्तन विधि मोटर परिवर्तक धारा की समान मात्रा के लिए यह कम लाइन धारा का उपयोग करती है। एक इंडक्शन मोटर जहां प्राथमिक वाइंडिंग स्थिर होती है लेकिन द्वितीयक वाइंडिंग घूर्णन के लिए स्वतंत्र होती है से के रूप में काम लिया जाता है। किसके रूप में काम लिया जाता है? रोटेटिंग ट्रांसफार्मर के रूप में। एक इंडक्शन मोटर जहां प्राथमिक वाइंडिंग स्थिर होती है लेकिन द्वितीयक वाइंडिंग घूर्णन के लिए स्वतंत्र होती है से रोटेटिंग ट्रांसफार्मर के रूप में काम लिया जाता है सकता है। क्योंकि जिस प्रकार ट्रांसफार्मर का द्वितीयक सिरा लोड से जुड़ा होता है उसी प्रकार कला इंडक्शन मोटर की द्वितीयक अप्रत्यक्ष रूप से न्यून प्रतिरोध लोड से जुड़ी होती है, न्यून प्रतिरोध लोड से जुड़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एक प्रेरण इंडक्शन मोटर के समान है? प्रेरण मोटर के समान है जिसे इंडक्शन मोटर कहते हैं। इसमें से कौन सा मोटर एक प्रेरण मोटर के समान है? तो ये होता है एसिंक्रोनस मोटर। दिए गए विकल्पों में प्रेरण मोटर एसिंक्रोनस मोटर के समान होती है लेकिन एसिंक्रोनस मोटर की गति सिंक्रोनस मोटर की गति की कुछ अंश कम होती है। इस अक्षीय कमी को स्लिप से प्रभावित किया जाता है। ये सिंक्रोनस मोटर के समान होती है, सिंक्रोनस नहीं, ये सिंक्रोनस। एक तीन फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है? तो तीन फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग इसलिए होती है क्योंकि 120 डिग्री फेज कोण द्वारा स्टेटर ऑफसेट बाइंडिंग के कारण 120 डिग्रीज फेज दो कोण द्वारा स्टेटर ऑफसेट बाइंडिंग के कारण तीन फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ठीक है। कह रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ के स्टार्टर के चुंबकीय क्षेत्र घूमता हुआ प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में घूमता नहीं है। स्टेटर के ऊपर बाइंडिंग 3 के गुणज में होता है तथा इसके बीच 120 डिग्री फेज अंतराल होता है, 120 डिग्री फेज अंतराल होता है। कह रहा है प्रेरण मोटर निम्नलिखित पर कार्य करती है। तो प्रेरण मोटर केवल एसी पर, प्रेरण मोटर केवल एसी पर कार्य करती है। प्रेरण मोटर केवल एसी पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? केवल एसी पर।
यदि किसी प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर में स्लॉट की संख्या में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा? इससे अतिभारण ओवरलोडिंग क्षमता बेहतर हो जाती है, ओवरलोडिंग क्षमता बेहतर होती है। यदि किसी प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर में स्लॉट की संख्या में वृद्धि की जाती है तो इस मोटर की ओवरलोडिंग क्षमता बेहतर हो जाती है, ओवरलोडिंग क्षमता बेहतर हो जाती है। निम्न में से कौन सी एसी मोटर का प्रकार नहीं है? तो सीरीज मोटर एसी मोटर का प्रकार नहीं है, जबकि तुल्यकालिक मोटर, एक चरण मोटर, इंडक्शन मोटर ये सब एसी मोटर का प्रकार है, जबकि सीरीज मोटर डीसी मोटर का प्रकार है। सीरीज मोटर डीसी मोटर का प्रकार है। थ्री फेज मोटर को किस प्रकार का आपूर्ति स्रोत दिया जाता है? तो थ्री फेज मोटर को थ्री फेज एसी आपूर्ति सप्लाई दिया जाता है। थ्री फेज एसी मोटर को थ्री फेज एसी सप्लाई स्रोतों से संयोजित किया जाता है। कह रहा है कि जब घूर्णी मशीन में तीन कला थ्री फेज वितरित कुंडली पर तीन कला आपूर्ति दी जाती है तो किस प्रकार का चुंबकीय अभिभाव उत्पन्न होता है? तो ये घूर्णी चुंबकीय अभिभाव उत्पन्न होता है, घूर्णी चुंबकीय अभिभाव उत्पन्न होता है, घूर्णी चुंबकीय अभिभाव उत्पन्न होता है। घूर्णी मशीन में थ्री फेज वितरित कुंडलन में थ्री फेज आपूर्ति दी जाती है तो इसके द्वारा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे प्रत्येक फेज के मध्य 120 डिग्री फेज का अंतर होता है जो स्टेटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होता है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होता है। कह रहा है कि थ्री फेज मोटर के परिचालन का सिद्धांत बहुत कुछ निम्नलिखित के समान होता है। बहुत कुछ निम्नलिखित के समान होता है थ्री फेज मोटर के परिचालन का सिद्धांत। तो ये होता है लघु पथित सेकेंडरी वाला ट्रांसफर, लघु पथित सेकेंडरी वाला ट्रांसफर। थ्री फेज मोटर का परिचालन का सिद्धांत लघु पथित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर के तुल्य होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर के समान प्रेरण मोटर में म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो मोटर काम करता है किस सिद्धांत पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण। इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अनुसार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण दूसरी कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। किसी त्रिकलीय प्रेरण मोटर में जब हम स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो कॉइल में धारा के कारण स्टेटर में निर्मित हो जाता है। क्या निर्मित होता है? चुंबकीय फ्लक्स। जब थ्री फेज प्रेरण मोटर में हम स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो कॉइल में धारा के कारण स्टेटर में चुंबकीय फ्लक्स निर्मित हो जाता है। इससे स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र घूमता हुआ प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में घूमता नहीं है। घूमता हुआ प्रतीत होता है वास्तव में, लेकिन वास्तव में घूमता नहीं है। निम्नलिखित में से क्या थ्री फेज प्रेरण मोटर में घूर्णक रोटर रोटर को संचालित करने का एक कारण है? तो ये कौन होता है? स्थिरक स्टेटर और घूर्णांक चुंबकीय क्षेत्र के बीच अनुन्याय क्रिया। कारण में से क्या थ्री फेज प्रेरण मोटर में घूर्णक रोटर को संचालित करने का एक कारण है? तो स्थिरक स्टेटर और घूर्णक चुंबकीय क्षेत्र के बीच अनुनय क्रिया। कह रहा है कि थ्री फेज प्रेरण मोटर में घूर्णांक रोटर को संचालित करने का मुख्य कारण स्थिरक स्टेटर और घूर्णक चुंबकीय क्षेत्र के बीच अनुनय क्रिया का परिणाम है। साथ ही स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स तथा रोटर के मध्य सापेक्ष स्लिप ही वास्तव में घूर्णन का कारण बनती है। साथ ही यह मोटर का लैगिंग फैक्टर गुणांक पर कार्य करता है किंतु इसकी मजबूती इसे उद्योग के लिए श्रेष्ठ साबित करती है, उद्योग के लिए श्रेष्ठ साबित करती है। निम्नलिखित में से किस मशीन के लिए घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र का अवधारणा अच्छी है? तो ये होता है प्रेरणी मोटर के लिए। घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा अच्छी है किस मशीन के लिए? तो प्रेरणी मोटर के लिए। चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा प्रेरणी मोटर के लिए सबसे अच्छी होती है। यह समांतर पश्चगामी शक्ति गुणांक पर कार्य करती है। इसमें स्लिप का मान सदैव 0 से 1 के मध्य होता है, 0 से 1 के मध्य होता है। कह रहा है कि इंडक्शन मोटर यदि वायु अंतराल बढ़ा दिया जाए तो इंडक्शन मोटर में वायु अंतराल बढ़ा दिया जाए तो शक्ति गुणांक कम हो जाएगा, चुंबकीय धारा बढ़ जाएगी। शक्ति गुणांक कम हो जाएगी और चुंबकीय धारा बढ़ जाएगी। ठीक है, या इंडक्शन मोटर में अगर वायु अंतराल बढ़ा दिया तो शक्ति गुणांक कम हो जाएगी, पावर फैक्टर कम हो जाएगा और मैग्नेटिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट बढ़ जाएगी, मतलब चुंबकीय धारा बढ़ जाएगी। इंडक्शन मोटर में वायु अंतराल बढ़ा दिया तो शक्ति गुणांक कम हो जाएगी तथा चुंबकीय धारा का मान बढ़ जाएगा। और भी प्रभाव होते हैं। वायु अंतराल के बढ़ने से चुंबकीय सर्किट रोटर की पारगम्यता कम हो जाएगी और लीकेज फ्लक्स की मान बढ़ जाएगी, लीकेज फ्लक्स की मान बढ़ जाएगी।
प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर किससे बने होते हैं? तो लेमिनेटेड कोर से बने होते हैं। प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर लेमिनेटेड कोर से बने, प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर लेमिनेटेड कोर से बने होते हैं, जो भंवर धाराएं कम करने में सहायक होते हैं। प्रेरण मोटर फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मुख्यतः फेजों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एकल फेज प्रेरण मोटर और बहुफेज प्रेरण मोटर। एकल फेज प्रेरण मोटर और बहुफेज प्रेरण मोटर। ठीक है। थ्री फेज एसी मोटर के रोटर को किस पर स्थापित किया जाता है? तो ये क्या आता है? शाफ्ट पर। शाफ्ट पर। थ्री फेज एसी मोटर के रोटर को शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। किस पर? शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। एक प्रेरण पर मोटर का शाफ्ट किसका बना होता है? एक प्रेरण मोटर का शाफ्ट किसका बना होता है? तो ये कार्बन इस्पात का। एक प्रेरण मोटर का शाफ्ट कार्बन इस्पात का बना होता है। कार्बन इस्पात। एसी थ्री फेज मोटर को रिबाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग होता है? तो एसी थ्री फेज मोटर को रिबाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग होता है? तो ये होता है सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर। सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर। सो कह रहा है एसी थ्री परिपथ में थ्री फेज मोटर को रिबाइंडिंग करने के लिए सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं। एनेमल का मूल उद्देश्य मरोड़ करने से है। एनेमल का मूल उद्देश्य क्या है? मरोड़ करने में से है। ठीक है। अब क्या करा है कि समरसिबल पंप मोटर जो होता है के लिए किस प्रकार के बाइंडिंग का तार का उपयोग किया जाता है? समरसिबल पंप मोटर के लिए पीवीसी आवृत तांबे की तार। समरसिबल पंप मोटर में पीवीसी आवृत तांबे की तार का प्रयोग वाइंडिंग के रूप में किया जाता है, जहां पीवीसी का पूर्ण विस्तार होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। साथ ही सबमर्सिबल पंप में थ्री फेज इंडक्शन मोटर प्रयुक्त होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर प्रयुक्त होता है समरसेबुल में। करा क्या? निम्न में से क्या सॉफ्ट को उसकी जगह पर रखता है? क्या सॉफ्ट को उसकी जगह पर रखता है? तो रॉकर आर्म। एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सॉफ्ट माइल्ड स्टील की बनाई जाती है, जो रॉकर आर्म द्वारा अपने स्थान पर बनी रहती है। साथ ज्ञात रहे पोल शूज तथा पोल दोनों इस रोटर में एक ही पदार्थ के बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त एंड प्लेट रोटर बाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करने के लिए किया जाता है। थ्री फेज प्रेरण मोटर का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? तो ये होता है रोटर की संरचना के आधार पर। थ्री फेज प्रेरण मोटर का वर्गीकरण रोटर की संरचना के आधार पर होता है। रोटर की संरचना के आधार पर प्रेरण मोटर दो प्रकार की होती है, बेलनाकार प्रेरण मोटर और स्लिप-रिंग प्रेरण मोटर। थ्री फेज प्रेरण इंडक्शन मोटर के दो मुख्य भाग क्या होते हैं? तो दो मुख्य भाग होते हैं। कौन? रोटर के घूर्णक, रोटर जिसको बोलते हैं स्थावर, स्टेटर। रोटर और स्टेटर मतलब घूर्णक और स्थावर, ये दो मुख्य भाग होते हैं। थ्री फेज प्रेरण इंडक्शन मोटर के दो मुख्य भाग होते हैं, रोटर जिसको घूर्णक कहा जाता है, स्थावर स्टेटर। ज्ञात रहे कि इस मोटर में स्टेटर पर आर्मेचर बाइंडिंग होती है, जिसमें तीन फेज सप्लाई दी जाती है, तथा रोटर को एंड रिंग कॉपर के द्वारा शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाता है। इंडक्शन मोटर के स्टेटर फ्रेम में सिलिकॉन स्टील के टुकड़े आमतौर पर कितनी मोटाई के साथ होते हैं? तो 0.5 mm मोटाई के सिलिकॉन स्टील के टुकड़े आमतौर पर स्टेटर फ्रेम में उपयोग में लिए जाते हैं। निम्न में से क्या इंडक्शन मोटर का एक अनिवार्य भाग नहीं है? तो एयर बैग इंडक्शन मोटर का एक भाग नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कोर तथा फ्रेम स्टेटर और रोटर मशीन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, जबकि एयर बैग का प्रयोग ऑटोमोबाइल कार्य में किया जाता है। ज्ञात रहे कि छोटी इंडक्शन मोटर का स्टेटर ढलवे लोहा का तथा बड़े प्रकार के मोटर इंडक्शन का स्टेटर स्टील का बनाया जाता है। डीप बार इंडक्शन मोटर में सिकन प्रभाव अधिकतम होता है। डीप इंडक्शन मोटर में सिकन प्रभाव अधिकतम होता है जब रोटर स्टैंड स्टील पर होता है। डीप बार इंडक्शन मोटर में सिकन प्रभाव अधिकतम होता है जब मोटर स्टैंड स्टील पर होता है। उच्च प्रतिरोधकता प्राप्त करने के लिए डीप बार इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। डीप बार
इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। कड़ा है प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार होता है कैसा? खोखला बेलन। खोखला बेलन। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार खोखला बेलनाकार होता है। प्रेरण मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रेरण मोटर का गति सिंक्रोनस मोटर से कुछ कम होती है, कुछ कम होती है। कड़ा की प्रेरण मोटर का स्टेटर किससे बनाया जाता है? तो सिलिकॉन इस्पात से, सिलिकॉन इस्पात से बनाया जाता है। प्रेरण मोटर का स्टेटर सिलिकॉन इस्पात से बना होता है। स्टेटर पर लगने वाले बाइंडिंग सेट आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। किसमें? श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। थ्री फेज प्रेरण मोटर, थ्री फेज प्रेरण मोटर का स्टेटर, स्टेटर थ्री फेज प्रेरण मोटर का स्टेटर किसके बराबर होते हैं? तो थ्री कला प्रत्यावर्तित से। थ्री फेज मोटर तथा थ्री फेज प्रत्यावर्तित का स्टेटर एक समान होता है। थ्री फेज मोटर केवल लैगिंग शक्ति गुणांक पर कार्य करती है, जबकि प्रत्यावर्तित भी शक्ति गुणांक पर कार्य करती है। मुख्यतः शक्ति गुणांक उत्तेजना पर निर्भर करता है। किस पर? उत्तेजना पर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर निम्न में से किसके समरूप होते हैं? किसके समरूप होती है? प्रत्यावर्तक, प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर के समरूप, अल्टरनेटर के समरूप। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर अल्टरनेटर प्रत्यावर्तक के समान होते हैं। यह सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। इसे बाइंडिंग लिमिटेड कोर पर स्थापित की जाती है, जिस पर बाइंडिंग सहित कोर को कस दिया जाता है, कोर को कस दिया जाता है। खड़ा है कि इंडक्शन मोटर के संदर्भ में थ्री फेज बाइंडिंग का वहन करता है, तो इसे थ्री फेज आपूर्ति से विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो ये क्या है? स्टेटर। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में स्टेटर थ्री फेज बाइंडिंग का वहन करता है और इसे थ्री फेज आपूर्ति से विद्युत आपूर्ति की जाती है। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में स्टेटर थ्री फेज वाइंडिंग का वहन करता है, इसे थ्री फेज विद्युत आपूर्ति की जाती है। इंडक्शन मोटर घुमाव वास्तव में स्लिप के आधार पर होता है। यह स्लिप का मान स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र तथा रोटर के मध्य का अंतर है, होता है, अंतर होता है। एक थ्री फेज प्रेरण मोटर की संतुलित थ्री फेज कुंडली के मध्य से प्रवाहित होने वाली थ्री फेज सममितीय विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? स्थिर परिमाण के साथ स्थान में घूर्णनशील। स्थिर परिमाण के साथ स्थान में घूर्णनशील, स्थान में घूर्णनशील। कह रहा है कि एक थ्री फेज प्रेरण मोटर की संतुलित थ्री फेज कुंडली के माध्यम से प्रवाहित होने वाली थ्री फेज सममितीय विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न क्षेत्र स्थिर परिमाण के साथ घूर्णन में घूर्णनशील होती है, घूर्णनशील होते हैं। किस तीन फेज प्रेरण मोटर स्क्विरल केज रोटर में, किसी थ्री फेज प्रेरण मोटर स्क्विरल केज रोटर में क्या होता है? चालन पदार्थ के ठोस दंड रोटर के खांचों में स्थापित किए जाते हैं और प्रत्येक अंत बलयों के मध्य में शॉर्ट किए जाते हैं, अंत बलयों के मध्य में शॉर्ट किए जाते हैं। ठीक है। किसी थ्री फेज प्रेरण मोटर के स्क्विरल केज रोटर में चालन पदार्थ के ठोस दंड रोटर के खांचों में स्थापित किए जाते हैं और प्रत्येक अंत बलयों के मध्य शॉर्ट किए जाते हैं। एक तीन फेज स्टेटर बाइंडिंग में प्रति ग्रुप कॉइल्स की संख्या बराबर होती है। किसके बराबर? कॉइल की कुल संख्या में प्रति कॉइल ग्रुप की संख्या। एक तीन चरण स्टेटर बाइंडिंग में प्रति ग्रुप कॉइल्स की संख्या बराबर होती है कॉइल की कुल संख्या प्रति कॉइल ग्रुप की संख्या, प्रति कॉइल ग्रुप की संख्या। एक तीन चरण स्टेटर बाइंडिंग में प्रति ग्रुप कॉइल की संख्या कॉइल की कुल संख्या प्रति कॉइल ग्रुप कॉइल की संख्या के बराबर होती है। तीन फेज प्रेरण मोटर में थ्री फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स कितना होगा? थ्री फेज प्रेरण मोटर में तीन फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स क्या होगा? तो एक दूसरे को 120 डिग्री कोण पर होते हैं, एक दूसरे के 120 डिग्री कोण पर। थ्री फेज प्रेरण मोटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें तीन फेज स्टेटर धारा एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर होते हैं, 120 डिग्री कोण पर होते हैं। स्क्विरल केज रोटर के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो रोटर प्रतिरोध विद्युत बहुत अधिक होता है, रोटर प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। स्क्विरल केज रोटर संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो रोटर प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, ये गलत है। बाकी बाह्य प्रतिरोध सम्मिलित नहीं हो सकता, ये सही है। स्लिप रिंग और ब्रश असेंबली आवश्यकता नहीं होती, ये सही है। एंड रिंग की मदद से रोटर चालकों को अस्थायी रूप से शॉर्ट किया जाता है, ये भी सही है। स्क्विरल केज रोटर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण इसका प्रतिरोध निम्न होता है। ठीक है। कहा है कि
एक फेज प्रेरण मोटर का घूर्णक सदैव पिंजरी घूर्णक होता है, सदैव पिंजरी घूर्णक होता है। एक फेज प्रेरण मोटर की घूर्णक सदैव पिंजरी घूर्णक होता है। एकल फेज प्रेरण मोटर कभी भी स्वतः चलित नहीं होता, ये थ्री फेज वाला सेल्फ स्टार्ट होता है। इसमें घूर्णक सदैव पिंजरी घूर्णक होता है। एकल फेज मोटर में दो प्रकार की स्टेटर बाइंडिंग होती है, जो स्टार्टिंग तथा मुख्य दो प्रकार की होती है। स्टार्टिंग बाइंडिंग कम प्रतिघात सापेक्ष धारा मान के लिए सहायक, जिसमें टॉर्क बनता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा डबल फेज के फेज इंडक्शन मोटर का लाभ क्या है? तो ये निम्न परिवर्तन धारा। डबल के फेज इंडक्शन मोटर के बाह्य फेज का प्रतिरोध अधिक तथा प्रयोक्ता कम होने के कारण मोटर के स्टार्टिंग के समय इसमें धारा का मान निम्न होगा, जबकि आंतरिक केज का प्रतिरोध निम्न तथा प्रयोक्ता अधिक होगा। तीन फेज वाली प्रेरण मोटर के प्रत्येक फेज की वाइंडिंग के बीच कोणीय अंतर एंगुलर फेज डिफरेंस कितना होता है? तो ये 120 डिग्री। 120 डिग्री तीन फेज वाली प्रेरण मोटर या तुल्यकालिक मोटर या अल्टरनेटर के फेज की वाइंडिंग के बीच कोणीय फेज डिफरेंस होता है। 180 डिग्री ट्रांसफार्मर में 90 डिग्री सिंगल फेज मोटर होते हैं, 90 डिग्री सिंगल फेज मोटर होते हैं। निम्न में से किस प्रकार के मोटर रोटर बार स्वयं पर अस्थायी रूप से शॉर्ट सर्किटेड होती है? तो ये होता है स्क्वायरल फेज रोटर। स्क्वायरल फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तुलना में कम होता है। जिस प्रकार स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की रोटर को बाह्य प्रतिरोधों द्वारा जोड़कर शॉर्ट किया जाता है, उसी प्रकार केज प्रकार की मोटर में रोटर का कॉपर रिंग द्वारा शॉर्ट सर्किटेड में रखा जाता है। विकल्प सी सही है। डबल स्क्वेरल केज प्रेरण मोटर में बाहरी केज की छड़ें किस धातु की बनी होती है? तो बाहरी केज की छड़ें पीतल धातु की बनी होती है। डबल स्क्वेरल केज प्रेरण मोटर में बाहरी केज पीतल का बना होता है, जो उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिघात को दर्शाता है, जबकि आंतरिक बाइंडिंग कॉपर की बनी होती है, जिसका प्रतिरोध कम तथा प्रतिघात अधिक होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।